दोस्तों आज का ये वीडियो मेरे टोटल आज तक के 22 साल के रियल एस्टेट कैरियर में अनुभव के आधार पर है। और आज के वीडियो में मैंने न कोई स्क्रिप्ट लिखी है न कोई वर्ड याद किया है। वर्ड टू वर्ड मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरे माइंड में है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी जब हम सेल करते हैं तो सेल एग्रीमेंट कैसे बनता है, नॉर्मल एग्रीमेंट क्या होता है और बैंक एग्रीमेंट क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बेचने का या ख़रीदने का मन करते हैं तो उसके लिए जब भी क्रेता और विक्रेता के बीच में जो बातचीत होती है या जो शर्तें तय होती है उनको जिस तरह से हम लिखित में लेते हैं उस चीज़ को सेल एग्रीमेंट बोलते हैं, यानी कि बेचान इकरारनामा। बेचान इकरारनामा में आपको क्रेता पक्ष की तरफ से कैसे होता है और किस तरह से उसको कराया जाता है और क्रेता पक्ष को उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करवा लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों जब भी कोई आप प्रॉपर्टी पसंद करते हैं तो सबसे पहले रेट शेट तय होती है। रेट तय होने के बाद आप कुछ पेशगी अमाउंट देते हैं, साई पेटे या जिसको बयाना बोलते हैं वो देते हैं, और उसको देने के बाद यानी कि क्रेता और विक्रेता के बीच में एक इकरारनामा निष्पादित होता है जिसमें उस डील की सारी शर्तें मेंशन की जाती है। उसको हम सेल एग्रीमेंट या बेचान इकरारनामा बोलते हैं, जो कि 500 रुपये के स्टाम्प पर निष्पादित कराया जाता है और नोटरी पब्लिक से तस्दीक भी कराया जाता है। तो दोस्तों जब भी बेचान इकरारनामा बनता है तो हम कोर्ट में जाते हैं या जहाँ जाते हैं जहाँ पे डीड राइटर डीड को राइट करते हैं, तो वहाँ जाकर हम 500 रुपये का स्टाम्प लेकर उसमें हम बेचान इकरारनामा की शर्तें लिखवाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका नाम आता है, उसके पिताजी का नाम आता है, उसकी जाति आती है, और उसके बाद उसका निवास का एड्रेस, उसकी आईडी प्रूफ के आधार पर यानी कि उसके आधार कार्ड के आधार पर उसका निवास स्थान का पता आता है। और मान लीजिए कि उसका एड्रेस कहीं का और है और वो निवास अभी कहीं और कर रहा है, तो फिर दोनों एड्रेस उसके आते हैं। उसके बाद आधार कार्ड के नंबर और पैन कार्ड के नंबर भी दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद विक्रेता किस क्रेता के नाम से उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है उसका नाम आता है, उसके पिताजी का नाम आता है, उसका आयु उम्र वगैरह दर्ज की जाती है और एड्रेस वगैरह पूरी डिटेल आती है। आधार कार्ड और पैन कार्ड के नंबर भी उसमें लिखे जाते हैं। तो ये विक्रेता के नाम से क्रेता के नाम एक इकरारनामा होता है जिसको कि हम सेल एग्रीमेंट बोलते हैं। इसके बाद उसमें विक्रेता अपनी तरफ से सारी चीज़ें लिख कर देता है कि मैंने फलां प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है, प्लॉट नंबर हुए, खसरा नंबर हुए या प्रॉपर्टी की जो भी डिटेल है, उस डिटेल के आधार पर फिर उसकी साइज़ वगैरह लिखी जाती है। उसके आस पड़ोस लिखे जाते हैं कि प्रॉपर्टी के बाएं कौन सा प्लॉट है या खेत है, या दाएं कौन सा खेत है, पीछे कौन सा खेत है, प्रॉपर्टी के सामने रोड कितने फीट है, कौन से एरिया में है, ये सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में दर्ज होती है। इसके बाद आपने उस प्रॉपर्टी को कितने में सेल किया है और पेशगी यानी बयाना के तौर पे आपने अभी उससे कितना रुपया लिया है, बाकी का रुपया आपको कितने टाइम के बाद लेना है, वो सब भी दिनांक और टाइम दर्ज किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों उसमें ये भी दर्ज किया जाता है कि एक नंबर अमाउंट कितना लिया जाएगा, और एक नंबर अमाउंट अगर आप बैंक लोन लेते हैं तो अलग से एक बैंक लोन के लिए भी एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो उसका हवाला भी उस एग्रीमेंट में दिया जाएगा। और उसमें एक नंबर अमाउंट कितना होगा और कितने का एग्रीमेंट बनाया जाएगा, और उसके अलावा अभी आपने जो अमाउंट लिया है और बाकी का अमाउंट कितने टाइम बाद लेना है, ये सारी शर्तें भी उसमें लिखी जाती हैं। बैंक लोन के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी एक जो सामान्य बेचान इकरारनामा बनता है जो कि प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू का बनता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों 20,000 से ऊपर का कैश लेन देन भारत सरकार के अनुसार नियमों के खिलाफ है, तो जो लोन एग्रीमेंट बनता है उसमें 20,000 से कम का अमाउंट आप शो करेंगे पेशगी, या आपके बैंक अकाउंट से जो भी पैसा आप देंगे एडवांस के तौर पर वो दर्ज किया जाएगा, और उसमें जो भी पैसा लिखा जाएगा वो टोटल आपके बैंक अकाउंट से, या अगर आप लोन ले रहे हैं तो उस बैंक के डीडी द्वारा आपके विक्रेता को पे किया जाएगा। सामान्य जो इकरारनामा होता है उसमें आप चाहे जो लिखवा सकते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं होता है और उसको एट ए टाइम रजिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन ये क्रेता और विक्रेता के बीच एक करार होता है और किसी भी विवाद होने की स्थिति में ये इकरारनामा फिर काम आता है। तो इसमें क्रेता विक्रेता की पूरी डिटेल आने के बाद प्रॉपर्टी की डिटेल, उसके पास पड़ोस, उसकी साइज, कितने में आपने बेचा है, ये सारी डिटेल्स आप लिखकर इसको नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवा लेंगे।
नोटरी पब्लिक के पास आप जाकर रजिस्टर्ड में एंट्री करवा लेंगे और इसके साथ आपको 2 गवाहों के इसमें सिग्नेचर भी चाहिएंगे। तो 2 गवाहों के फ़ोटो के साथ साथ उनकी आईडी या आधार कार्ड लेकर उनके सिग्नेचर करवाकर उनकी मौजूदगी में आप ये इकरारनामा निष्पादित करवा सकते हैं। और फिर प्रॉपर्टी की जो भी डील चलती है और जिसके हिसाब से आपकी डील कंप्लीट होती है, रजिस्ट्री का टाइम आता है, तो उस वक्त इस इकरारनामा को रद्द किया जा सकता है या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और बाद में जो भी आपका लेन देन हो वो लेन देन करके आप अपने नाम से रजिस्ट्री करवा सकते हैं या अपने बताए गए व्यक्ति के नाम आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं और इस प्रकार आपकी डील कंप्लीट होती है। अब दोस्तों, जो होम लोन लेते हैं आप, उसके लिए आपको अलग से बैंक को एग्रीमेंट बनवा के देना पड़ेगा, जो कि विक्रेता क्रेता के नाम से बनाएगा या जो पार्टी लोन ले रही है उसके नाम से बनाएगा। तो बैंक लोन एग्रीमेंट जो बनेगा दोस्तों, वो सर्किल रेट या डीएलसी वैल्यू पे ही बनेगा। मान लीजिए, एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी की बेचान इकरार 70 लाख रुपए में हुआ, यानी कि वो सौदा। अब आप पहला जो एग्रीमेंट बनाया है उसमें मान लीजिए विक्रेता को क्रेता ने 5 लाख रुपए कैश दिए, तो अब आपका जो रुपया बचा उसमें से मान लीजिए 30 लाख रुपए सर्किल रेट आ रही है, तो 30 लाख रुपए का तो होम लोन के लिए एग्रीमेंट बनेगा और ऊपर का जो वो पार्टी को कैश दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 5 लाख रुपया एडवांस और 30 लाख रुपए का अलग से आप एक होम लोन के लिए एग्रीमेंट निष्पादित करेंगे विक्रेता की तरफ से। अब दोस्तों, जो 30 लाख रुपए का एग्रीमेंट होम लोन के लिए आपको विक्रेता ने निष्पादित करके दिया है, तो उसमें आप 20,000 से ऊपर का कैश लेन देन श्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑफिशियल दस्तावेज होता है और ऑफिशियल वैध इकरारनामा होता है जो बैंक में जाता है और बैंक में जमा होता है और बैंक उसी की बेस पे आपको लोन देता है। तो उसमें आप 20,000 से कम की कैश राशि या कितने भी अमाउंट की 1 नंबर अमाउंट चेक से, आरटीजीएस से या किसी भी तरह से आप अपने बैंक के द्वारा 1 नंबर अमाउंट उसमें कितना भी शो कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का चेक उसमें शो कर दिया और बाकी के 29 लाख रुपए के लिए आपका एक बैंक लोन निष्पादित हो गया और अब बैंक उसमें आपको 28 लाख, 25 लाख या जो भी आपकी सिविल है उसके अकॉर्डिंग आपको लोन दे देगा और फिर आप उसकी रजिस्ट्री करवा पाएंगे। तो किसी भी प्रॉपर्टी को बेचान इकरार करते वक्त 2 एग्रीमेंट बना लेने चाहिए। एक एग्रीमेंट पूरी वैल्यू का होता है और दूसरा बैंक में देने के लिए डीएलसी वैल्यू का होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के वक्त जो बेचान इकरारनामा बनाया जाता है उसमें इस तरह की कंडीशंस डालकर 2 गवाहों के साइन करवाने के बाद नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर अपने पास रख लेना चाहिए, ताकि किसी भी बाद में अनहोनी या विवाद की स्थिति में वो काम आए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सेल एग्रीमेंट यानी बेचान इकरारनामा कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या लिखा जाता है और उसमें क्या क्या कंडीशंस डाली जाती हैं और वो किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे निष्पादित किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में जाना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारी चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि 22 वर्षों की अथक मेहनत और अनुभव के बाद हम आपके लिए ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाकर लेकर आते हैं। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।